औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी सेकंड ईयर की बायोलॉजी में जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं थोड़ा सा एडिशनल है, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। उसमें आज हम देखेंगे वाई वी नीड होम्योस्टेसिस, कि हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है, और हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ होम्योस्टेसिस, के होम्योस्टेसिस से हमें क्या बेनिफिट्स जो है वो हासिल होते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ ऑलरेडी आज पहले ही लिख लिया बोर्ड पे, तो उसको हम देखते हैं अब कि ये ज़रूरी क्यों है और उसका क्या जो है फ़ायदा है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई वो नीड होम्योस्टेसिस। तो उसमें मैंने पहले ये बात लिखी हुई है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ईच ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स स्पेशल अडॉप्टेशन इन इट, कि जैसे ही ये कायनात अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको तख्लीक फरमाया और उसमें जानदार आया, ठीक है, इंसान बनूना इंसान हो गया या और जो भी स्पीशीज़ थी, वो जैसे इस दुनिया में आई तो उसने अपने सर्वाइवल को बेस्ट करने के लिए अपने अंदर अडॉप्टेशन जो है वो स्टार्ट कर दी। तो उस अडॉप्टेशन की वजह से क्या हुआ, उस अडॉप्टेशन को अडॉप्ट करने के लिए उस जो तगय्युरात थे उस वक़्त के मौसमी या एनवायरमेंटल कंडीशन थी एक्सटर्नल, तो उसके अकॉर्डिंग अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए उस वक़्त जब एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो होम्योस्टेसिस जो है वो बहुत ज़रूरी थी। ठीक है ना। जैसे ही एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो एवोल्यूशन जब भी होती है उसमें जो एक नए एनवायरनमेंट में किसी जानदार को सरवाइव करने का मौका मिलता है या सरवाइव वही कर सकता है जिसके अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे रहते हैं तो हम किसी कूल एरिया या बहुत हॉट एरिया में जाते हैं तो वहाँ जाके रहने में हमें पहले 15-20 दिन थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है। फिर जब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, तो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जब हमारे अंदर इवॉल्व हो जाएगा उसके मुताबिक हम अपने आप को ढाल लेंगे, तब हमें वहाँ पे रहना जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें यही बात लिखी कि जो होम्योस्टेसिस है वो इसलिए ज़रूरी कि जैसी एवोल्यूशन हुई तो एवोल्यूशन के प्रोसेस से जब गुजरी बात, इंसान कह लें या कोई भी स्पीशी गुजरी, तो उसको अपना इंटरनल एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग के मुताबिक सेट करने के लिए होम्योस्टेसिस जो थी वो ज़रूरी थी। इसमें दूसरा पॉइंट जो लिखा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज कॉन्टिन्यूसली दैट मेक द चेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप नहीं, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। ठीक है ना। तो मतलब दिन के वक्त टेम्परेचर और होता है, रात के वक्त और होता है, इसी तरह सर्दियों की टेम्परेचर और होता है, गर्मी का और होता है, और डेली सेम टेम्परेचर है तो उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो यही बात है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है और उसके मुताबिक अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से सर्वाइव करें, हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है बॉडी का वो उसके मुताबिक सेट होना चाहिए। तो इसकी वजह से इसकी लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, होम्योस्टेसिस की, कि हम अच्छे तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें, उसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी होम्योस्टेसिस। उसके बाद सम कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ कंपोनेंट, कुछ साल्ट्स, ठीक है जी, कुछ मिनरल्स, ठीक है, कुछ इस तरह के होते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर। उसमें मैंने कुछ लिखे हुए हैं, जैसा कि हमारी बॉडी में होता है H2O वाटर, ठीक है जी, साल्ट, इंटरनल टेम्परेचर, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सटर्नल टेम्परेचर से अफेक्ट होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात, कि मिसाल के तौर पर बात का टेम्परेचर हाई हो गया, हमें वेपोरेशन स्टार्ट होगी, जिससे हमारा जो वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में वो लॉस कर जाएंगे। ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, हमें पानी के अंदर ज़रूरत ज़्यादा होगी, जैसे हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो हमारी किडनीज वर्क ज़्यादा करेंगे, तो हो सकता है उसमें हमें सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है। बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया, हो सकता है हमारी इंटरनल बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है। तो इस तरह ये मतलब इसको मेंटेन करने के लिए ये तीनों चीज़ें जो हैं, टेम्परेचर,
साल्ट और वाटर, ताकि ये इनका हमारी बॉडी से लॉस ना हो, इन दो चीज़ों का लॉस ना हो, और इसको मेंटेन करने के लिए हमें होम्योस्टेसिस की ज़रूरत पड़ती है। और एंड में जो मैंने लिखी बात वो कहते हैं कि वाटर कंटेंट इज मोर अफेक्टेड विद द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, के इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो डेंजरस, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो वो कह रहे हैं डेंजरस, ये मैं इसको रेड कर देता हूँ, वो वाटर है। कि जैसे ही बाहर के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे वाटर कंटेंट हमारी बॉडी में जो है वो उसको जो है वो एवेपोरेट होने का खतरा होता है, या हमें डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। तो उसकी जो हमें रिक्वायर कंडीशन में या रिक्वायर कंसंट्रेशन में वाटर चाहिए, उस कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में हेल्प करता है होम्योस्टेसिस। उसके अलावा वो कहते हैं इसमें ये एक एक्स्ट्रा बात लिखी कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको निकालने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये एक 3-4 पॉइंट थे जो आपने अपने ज़हन में रखने के। हमारी बॉडी में अगर आपसे कोई पूछ भी लेते हैं ना कि होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है, तो आपने कहना कि जब एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तब क्या था, जानदार को सर्वाइव करना मुश्किल था, तो उन्होंने एवोल्यूशन होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को इस्तेमाल करके अपने आप को मेंटेन रखा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और होता है, इंटरनल और होता है। इंटरनल को एक्सटर्नल के बराबर करने के लिए हमें होम्योस्टेसिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर, साल्ट या वाटर कंसनट्रेशन जो है उसको मेनटेन करने के लिए भी हमें होम्योस्टेसिस की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स मूव टू एडवांटेजेस ऑफ होम्योस्टेसिस। जो होम्योस्टेसिस के आखिर एडवांटेज क्या है हमारी बॉडी में, उसका क्या फ़ायदा है। तो अगर हम बात करें इसके, तो कहते हैं द मेन एडवांटेज इज टू कीप द इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज विद द वाइड एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाइड एक बड़ी वसी और रेज फ्लक्चुएशन चल रही होती हैं। गॉट इट। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, बड़ी वाइड वसी तादाद में फ्लक्चुएशन चल रही होती है। लेकिन होम्योस्टेसिस का हमें क्या बेनिफिट मिलता है, होम्योस्टेसिस के तहत हमारी बॉडी उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो वाइड फ्लक्चुएशन हो रही होती हैं उनको उनकी वजह से असरअंदाज नहीं होता, बल्कि क्या होता है हमारी बॉडी में क्या होती है, एक नैरो रेंज, एक क्या होती है, नैरो रेंज फ्लक्चुएशन करती है। ठीक है, तो उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली लाता है उसको सेट करने के लिए। तो ये प्रोसेस कौन करता है, होम्योस्टेसिस की वजह से ये प्रोसेस हमारी बॉडी में हो पाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, होम्योस्टेसिस डज नॉट कीप फिक्स इंटरनल एनवायरनमेंट। ये बात मत भूलिएगा, ये ना हो कि आप कहें कि ये नैरो चेंज, बस थोड़ी सी चेंज आ जाती है उसमें, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो फिक्स हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन, ज़्यादा फ्लक्चुएशन से इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, ये फिक्स नहीं रहता। या ऐसा भी आपके ज़हन में आ सकता है ना कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गई, तो उस ज़्यादा फ्लक्चुएशन से क्या होगा कि थोड़ी बहुत हमारी बॉडी उसको अपडेट करेगी और बाद में दोबारा फिर रिमेनिंग उसी हालत में आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं होम्योस्टेसिस डज नॉट फिक्स इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी भी हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी का जो है वो फिक्स नहीं रहता। फिर आगे कहते हैं बट इट इज मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। ये होम्योस्टेसिस जो है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कतई तौर पे फिक्स नहीं रखता, बल्कि उस लाइन पे बनाए रखता है जो हमारी बॉडी को उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है उस बॉडी में, उस चीज़ में, उस एनवायरनमेंट में ये बनाए रखता है। सपोज दैट हम, ये हमारी जो है एक नॉर्मल, मैंने एक लाइन लगा दी, ये हमारे पास एक हॉट सीजन में है, हॉट सीजन या हार्म सीजन कह लें, ठीक है, आप समर कह लें, समर, गर्मी। तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर है जी वो है 40 का, 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ पड़ा है जी यहाँ पे। अब हमारी बॉडी को 37 पे रहने की आदत है, ठीक है जी। अब जब ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमें क्या होगा, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर
ऊपर आने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक तो हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, स्वेटिंग होती है। अब स्वेटिंग से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी से पानी जो है वो एवेपोरेट हो रहा है, उसकी वजह से हमें कूलिंग, अब इस एवेपोरेशन की वजह से हमें कूलिंग हो रही है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हमारी बॉडी से डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी हो रही है। अब एक तरफ तो टेम्परेचर को मेंटेन करके उसको रखा जा रहा है 37 डिग्री पे, अब इस 37 पे लाने के लिए दूसरी तरफ हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमारे बॉडी से पानी जो है वो डिहाइड्रेट हो रहा है, उड़ रहा है, एवेपोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को पानी की कमी हो सकती है। अब इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए होम्योस्टेसिस जो है हमारी किडनीज को वर्क करने पे मजबूर करता है। वो भी हम आगे चल के इसमें 1-2 लेक्चर छोड़ के आगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। हमारी किडनीज क्या करती हैं, फिर वो हमारी बॉडी में से पानी की जो कंजप्शन है उसको लो कर देती है और ज़्यादा मिकदार में पानी जो है वो स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। कैसे, ये हम पूरा एक मैकेनिज्म इसमें पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो मतलब ये क्या, उसको बात करने की ये कि उसको फिक्स नहीं रखता, ठीक है, उसको उस रेंज में रखता है कि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर सके। उसके बाद कहता है मेंटेन द वाटर एंड द साल्ट वेरियस एसेंशियल मेटाबोलाइट्स हार्मोन्स इन द बॉडी एट द रिक्वायर्ड रेंज। कि होम्योस्टेसिस का एक एडवांटेज ये भी है हमारी लाइफ में कि वो क्या करता है, वो वाटर, ठीक हो गया जी, उसके बाद साल्ट्स, ठीक है जी, एसेंशियल मेटाबोलाइट्स और हार्मोन्स, ठीक होगा जी। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ये ले, ये चीज, ये और ये। अब ये क्या करता है, हाँ, एक फायदा एडवांटेजेस होम्योस्टेसिस का ये भी है कि वाटर, साल्ट, मेटाबोलाइट और हार्मोन, इनकी जो रिक्वायर्ड रेंज है हमारी बॉडी में, जो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए, वो भी पूरा करना किस प्रोसेस का काम है, होम्योस्टेसिस का। मतलब ये जो साल्ट, वाटर, मेटाबोलाइट या हार्मोन जिस कंसंट्रेशन में हमें चाहिए, ये हमें उसी कंसंट्रेशन में प्रोवाइड करता है, उसको कम या ज़्यादा नहीं होने देता। ये भी एक फ़ायदा है बायोलॉजी अपना होम्योस्टेसिस का। उसके बाद एंड में हमारे पास है कंट्रोल सिस्टम, लोअर चेंज इन द एक्सटर्नल सिस्टम, डेफिसिट ऑफ द लार्ज चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये वही बात उन्होंने दोबारा, मैंने एक जो है वो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की कि ये हमारे पास एक, अब इसको समझ लें कि ये बॉडी है किसी एनिमल की, ये मैंने तो लिखा भी हुआ है, ये वाला, ठीक है, एनिमल की बॉडी। अब ये उसके अंदर सेल है। अब ये आप देख रहे होंगे लार्ज साइज का एरो बनाया मैंने और ये एक स्मॉल साइज का एरो बनाया। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो कि कंट्रोल नहीं है। ये हमारे पास एक एनिमल या किसी ऑब्जेक्ट की बॉडी है जो कि कंट्रोल सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज एक्सटर्नल चेंजेस आ रही हैं, लार्ज स्केल पे फ्लक्चुएशन हो रही है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जबकि हमारे ये देखें, ये भी जो सेल है, ये वाला सेल, ये भी हेल्दी है, ये भी हेल्दी है, ये भी हेल्दी है और ये वाला भी हेल्दी, लेकिन उससे 2-3 सेल जो है वो अफेक्टेड हुए हैं। इस डायग्राम से शो हमें ये हो रहा है कि लार्ज एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से किसी कंट्रोल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ सकती है, थोड़ी सी चेंज उसमें हो सकती है। तो जब ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को, फिर फ्लक्चुएशन कम हो गई, अंदर कम हो गई, लेकिन उससे क्या है कि हमारे पास जो वाटर की सप्लाई है, ये ड्राई हॉट या समर कंडीशन में ये एग्जांपल जो है उसमें डिस्कस किया मैंने कि अबंडेंट सप्लाई इन अ ड्राई कंडीशन के, जब हमारी बॉडी को ड्राई सीजन में हम किसी सहरा में फिर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, तो हमारी वाइब्रेशन अपना एवेपोरेशन भी हो रहती है, स्वेटिंग भी हो रही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को जहाँ से भी लाना पड़े वो पानी ला के उसको पूरा करती है, ठीक है। तो ये थी इसकी एग्जाम्पल। तो आज हमने स्टूडेंट डिस्कस किया है व्हाई वी नीड होम्योस्टेसिस और एडवांटेजेस ऑफ होम्योस्टेसिस। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो आपको इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उसका जो है वो रिप्लाई करूँगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।